चुनावी सवारी के खास कार्यक्रम में हम लगातार हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा संसदीय क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और जनता का मूड बता रहे हैं। आज की इस चुनावी सवारी में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। उनसे हम इस सफ़र के दौरान जो है वो खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जी मीडिया में स्वागत है। आपका स्वागत, अभिनंदन देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर भूमि हमीरपुर में। सर, किस तरीके से देखते हैं कि पांचवी बार जो है अनुराग ठाकुर इस चुनावी रन में हैं। पिछली 3 जीतों की अगर बात करें तो लगातार मार्जिन बढ़ता जा रहा है, तो इस बार किन मुद्दों के साथ अनुराग ठाकुर जो हैं हिमाचल के हमीरपुर की जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं? चुनावी रंग में हिमाचल रंग चुका है और फिर एक बार कमल खिलाने के लिए तैयार है। और पहले भी 4 बार लगातार मुझे भी जिताया, तो चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनावों में भी जिताई। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने की तैयारी है। हिमाचल में भी कमल का फूल खिलने की तैयारी है। किस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो चुनावी माहौल बना है, इन माहौल में जनता जो है क्या मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग करेगी, या फिर जिस तरीके से ये एग्रेसिवनेस नेताओं में दिख रही है, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, उनसे उन पर जो है किस तरीके से रिएक्ट करेगी? देखिए, मुझे लगता है देश को स्थिरता और निरंतरता इसकी बहुत आवश्यकता है। एक ईमानदार नेता और दमदार नेता, उसको लगातार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये सब हुआ है। देश का मान सम्मान भी बढ़ा, तो देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ी। दुनिया की 10वें नंबर से बढ़ के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। अब हैट्रिक मोदी जी लगाएंगे, फिर भारत को 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लगातार जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं, सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस पार्टी से भाजपा की रहती है। इस बार जो है वो एक महागठबंधन जो है वो बना है। कितनी चुनौती दे पाएगा? देखिए, अधिकतर नेता उनके जेल में हैं या बेल में हैं। सोनिया जी, राहुल जी, चिदम्बरम जी और अब केजरीवाल जी सब बेल पर हैं। अंतरिम राहत मिली है। केवल चुनाव प्रचार के बाद केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष के पास है क्या? ना कोई उपलब्धियाँ हैं, ना भविष्य के लिए उनके पास कोई योजना है। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति पर इतना उतर आया है और भय भ्रम अफवाहें फैलाने पे इतना उतर आया कि आज उनको डीप फेक का उपयोग करना पड़ रहा है। अरे, गृह मंत्री का वीडियो को ट्वीट करके, छेड़खानी करके आप उसको आगे बढ़ाते हो, दुष्प्रचार करते हो, भय फैलाते हो। अरे, कांग्रेस ने SC ST OBC का 5% दर्जा छीन लिया और मुसलमान को दे दिया। मेरा सवाल कांग्रेस है कि उन्होंने SC ST OBC का हक क्यों छीना, क्यों कम किया उनका दर्जा? ये सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से केजरीवाल जो हैं अभी कंडीशनल अंतरिम ज़मानत पर बाहर आए हैं और लगातार चुनावों में जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये प्रचार प्रसार है वो कितना डैमेज करेगा या किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, प्रचार उन्होंने पहले कौन सा नहीं किया? 14 में भी किया, 19 में भी किया, दोनों बार वो हारे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किया, सब जगह जमानत जब्त हो गई। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, वहाँ पे भी उनकी वही हालत हो गई। ये अपने आप में दिखाता है कि ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए उल्ट पटांग बयान देते हैं। कल भगवंत मान ने कहा ना कि अरे भाई, अरविंद केजरीवाल जी को 2 तारीख को जेल में फिर जाना पड़ेगा, तो कितना खुश होके कह रहे थे। ये हालत है आज आम आदमी पार्टी की। नेता छोड़ के जा रहे हैं, विश्वसनीयता खत्म हो गई। और दूसरे देखो, इतने आपने पहले गठबंधन की बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, आप मुझे बताइए, ये गठबंधन से पूछ के इन्होंने घोषणा की जो 10 गारंटियों की, पहले इनकी पत्नी ने कर दी, अब इन्होंने कर दी। फिर कहते ओ समय नहीं मिला गठबंधन से पूछने का। और गठबंधन वालों से मैं सोचता हूँ क्या हालत कांग्रेस की होगी कि कल का आया एक व्यक्ति जो इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था, आज उनको पूछता ही नहीं है। उनका मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को एक तरह से कपड़े फाड़ देता है, बोल बोल के भ्रष्ट पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल तो अपने वो भी कर दिया, पत्नी ने भी कर दिया। सोनिया गांधी मंच पे बैठी, बाकी दिग्गज नेता मंच पे बैठे, उनके सामने उन्होंने अपनी घोषणा कर दी, कहा माफ़ी चाहती हूँ, पूछ नहीं पाई।
अरे क्या कर, इनमें आपस में विश्वास ही नहीं है, विचारधारा भी एक नहीं है, नेता भी नहीं है, नीतियां भी नहीं, और नीयत में तो खोट अब नज़र आता ही है। जिस तरीके से इस बार का नारा है कि 400 पार, और दूसरी तरफ ये जो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं, ये जनता के बीच ये आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं कि ऐसा होने से रोकें, संविधान को खतरा है। देखिए, संविधान को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया जब इमरजेंसी लगाई, इंदिरा जी ने लगाई। 62 बार से ज़्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता थे, उनको पार्टी से बाहर किया, पॉलिटिक्स से बाहर किया, अपमानित किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने SC ST OBC वर्ग के लिए बहुत कुछ किया। SC वर्ग से रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, शेड्यूल ट्राइब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, OBC से मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, ये पंच तीर्थ जो है वो हमने बनाए, किसके नाम पे? बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि। हमने संविधान दिवस भी मनाया, हर साल मनाते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर हम हर साल अब राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हैं। अधिकतर योजनाओं में, जैसे PM किसान सम्मान निधि में 71% लाभार्थी SC ST OBC हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले तो 4 करोड़ में से 54% SC ST को मिले, तो 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा उनको मिले। ऐसे बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, मुद्रा योजना से लेके अन्य, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आधे से ज़्यादा लाभ हमारे SC ST OBC वर्ग को मिला है। जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें, 2019 के चुनावों की बात करें, तो PM मोदी की लहर जो है वो जिस तरीके से देखने को मिली है, इस बार के जो ये जनरल लोकसभा के चुनाव हैं, 370 का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, UCC का मुद्दा जो है वो जनता के मन पर घर करेगा। निश्चित तौर पर एक तो छाप ये जाती कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया, CA का कानून बना के नागरिकता उनको दी जो अपनी इज्जत बेटी बहनों की, माताओं की बचाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू परिवार और बाकी अल्पसंख्यक वहाँ के वो यहाँ पर आए। वो 2014 से पहले से आने वालों को नागरिकता देने का काम किया। वहीं हमने सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या जी में राम मंदिर बनाया है। तो भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। सर, दूसरी तरफ अगर देखें तो संकल्प पत्र जो है वो भाजपा ने इस बार जारी किया है। विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से एक न्याय पत्र जो है वो गारंटियों के साथ आया है। जिनके अपने यहाँ अन्याय होता हो, रॉबर्ट वड्रा जी टिकट मांगते रहे, नहीं मिली। प्रियंका जी की मांग उठती रही, नहीं टिकट मिली। बाकियों को क्या न्याय दिलाएंगे? दूसरा, न्याय किसके साथ? अब ये कहते हैं हम एक सर्वेक्षण करवाएंगे, किसके पास कितनी धन दौलत संपत्ति, क्या क्या पता करेंगे। आपको पता है क्या करेंगे जी? अब ये देखिए, अगर इस तरह का करते हैं कि आपकी धन दौलत संपत्ति, बैंक बैलेंस, आपका सोना, सब कुछ पता करते हैं कितना है, और उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं जिसके पास नहीं है हम उनको देने वाले हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा सबसे पहला हक देश के मुसलमानों का है। सैम पिट्रोडा ने कहा 55% संपत्ति ले लेनी चाहिए जो मृत्यु के बाद, जैसे अमेरिका में लेते हैं, ऐसे कांग्रेस को विचार करना चाहिए। कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि जिसकी मान लो 1 से ज़्यादा बीवी, 2 हैं तो उसको दुगना मिलना चाहिए, 4 हैं तो फिर अब इसका मतलब 4 गुना मिलना चाहिए, बच्चे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि ये किसको देने की बात कर रहे हैं, उसके बदले वोट बैंक पाने की बात कर रहे हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है, जनता से मिलना भी बहुत ज़रूरी है, और हम देख रहे थे आप जो हैं वो दौड़ते हुए आ रहे थे, और वैसे भी आप फिट रहने के लिए जो है एक्सरसाइज भी काफ़ी करते हैं, तो किस तरीके से आगे की मूवमेंट रहती है? देखिए, अगर आप दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हैं तो आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा,
अगर आपको सही मायने में इतने बड़े संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारियां निभानी है, लोगों के काम करने, आवाज़ उठानी है, तो उसके लिए भी फिट रहना ज़रूरी है। और देश के युवाओं से तो मैं इतना ही कहूँगा, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। युवा फिट रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा, देश को आगे बढ़ाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे युवाओं में। मैंने बहुत सारे जिम्स खोले जी। मैंने लगभग 150 से ज़्यादा जिम्स अपने संसदीय क्षेत्र में खोले हैं और बहुत सारे मैंने ग्राउंड्स बनाए हैं। खेल महाकुंभ का कार्यक्रम मैं कराता हूँ जहाँ 1 लाख से ज़्यादा युवाओं ने अब तक भाग लिया है। ये अपने आप में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए मैंने बहुत सारी एकेडमी चलाई, बहुत सारे सेंटर चलाए, बहुत सारे इंडोर स्टेडियम्स बनाए, हॉकी टर्फ से लेके इंडोर स्टेडियम, फुटबॉल टर्फ तक बनाए हैं। तो मेरा स्पोर्ट्स के प्रति एक विशेष लगाव है जिसके कारण मैं ये करता हूँ। 17 विधानसभा क्षेत्रों वाली ये हमीरपुर सीट है और ऐसे में जिस तरीके से आप लगातार जो हैं 2008 के उपचुनावों के बाद जो हैं लगातार बने हुए हैं, क्योंकि यही सीट पर आपके पिता भी सांसद रह चुके थे, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई चुनावों में उतरने की। अब आने वाले दिनों में जो है किस तरीके से जनता के बीच कनेक्ट करेंगे और हमीरपुर के ऐसे क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जो जिस पर जनता जो है आपको मत देने का जो है आप उम्मीद करते हैं? देखिए, जनता देख रही है श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जनता को चाहिए एक मजबूत, ईमानदार, दमदार प्रधानमंत्री और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए चाहिए सांसद। और उन्होंने देखा कि मैंने उनकी आवाज़ पहले भी उठाई, मोदी जी ने मुझे प्रमोशन दी, केंद्र में मंत्री बनाया, बड़ी जिम्मेदारी दी। तो ये मेरा मान सम्मान नहीं था, ये मेरे संसदीय क्षेत्र और हिमाचल का सम्मान था। तो जनता को इस बात का बहुत गर्व है कि हमारा बच्चा देश के 28 कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं 140 करोड़ की आबादी में से, उनमें से एक अनुराग ठाकुर है जो हिमाचल का है। युवा अनुराग ठाकुर को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की पहली गवर्नमेंट बनी, फिर दूसरी गवर्नमेंट बनी, एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो मंत्रालय में दी गई। हिमाचल के लिहाज से अगर देखें तो आप सांसद हमीरपुर से चुनकर आते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जो है वो आप पर एक उम्मीद टिकाए रहती है। किस तरीके से जो है आप देखते हैं कि हिमाचल जो है आने वाले समय में किस तरीके से प्रगति की ओर जाएगा, उसको लेकर आपका क्या प्लान है? मुझे लगता है लोगों को रोड मैप बनाना चाहिए, जो भी राज्य का नेतृत्व करता है, कि हिमाचल के आय के संसाधन कहाँ से होंगे, हिमाचल का विकास किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता है, जहाँ आधारभूत ढांचा चाहिए, रोजगार का उत्पन्न किन क्षेत्रों से होगा और प्राइवेट क्षेत्र में हमें किस तरह की इंडस्ट्री चाहिए। जब आप अपना खाका तैयार करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए और इसकी पूर्ति ऐसे हो सकती है, तब जाकर आप उसको धरातल पर उतार सकते हो। मैं सोचता हूँ कि शायद बाकी नेता भी इस तरह सोचते होंगे और करते होंगे। हिमाचल की परिस्थिति की अगर बात करें तो इस वक्त सत्ता पर जो है कांग्रेस की सरकार है, 15 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है, कर्ज का बोझ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जो है प्राकृतिक आपदा ने डैमेज किया, उससे पहले कोविड ने डैमेज किया, तो मल्टीपल सेक्टर पर इसका लॉस पड़ा है। किस तरीके से आप इन चुनावों में इसका असर देखते हैं? और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जो है वो लगातार इन्हीं मुद्दों पर भाजपा को घेरने की जो है वो तैयारी कर चुकी है और जनता के बीच जा रही है, केंद्र से मदद नहीं मिलती है, बहुत सारी बातें जो है इन चुनावों में सुनने को मिल रही है। देखिए, एक पेंडेमिक था, एक नेचुरल डिज़ास्टर जिसको आप कहते हो कि, तो कोविड के टाइम पे भी मोदी सरकार ने खूब मदद की, वैक्सीन भी मुफ्त में दी, अनाज भी मुफ्त में दिया। और उस समय तो मैंने अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से 3 ऑक्सीजन के प्लांट, जो एक प्लांट लगभग 1 करोड़ रुपए का लगता है, मैंने अपनी ओर से लगवा कर दिए। लाखों मास्क, हज़ारों पीपी किट मैंने अपनी ओर से दी, और केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में दी। 2000 से ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने दिए, जो लगभग एक भी 20-20 हज़ार रुपये का आता था। तो हमने तो कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। ऑक्सीजन मास्क से लेके बाकी विदेशों तक से मंगवा के दिए, लोगों की जान बचाई। लेकिन हमने कभी इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं कहा। आज मैं पहली बार आपसे कह रहा हूँ, मैं दुख होता है कांग्रेस के नेताओं को सुनता हुआ कि अपनी विधायक निधि का कुछ पैसा दे दें, उसकी हाहाकार मचा रखी है। अरे भाई, हमने भी अपनी सांसद निधि का 1 करोड़ रुपये दिया, ज़रूरत थी देश को, दिया है। ये कैसा ओछापन है कांग्रेस का, शर्म आती है मुझे। अरे, हमने लाखों लोगों का इलाज मुफ्त में किया, हम तो डंडोरा नहीं पीटते फिरते, सेवा भाव से करते हैं।
हमने आपदा के समय जब अभी आई फ्लड्स, तो उसके बाद हम लोग जगह जगह हिमाचल प्रदेश में गए। 1760 करोड़ रुपये हमने केंद्र सरकार से दिलाया, हज़ारों करोड़ रुपये मनरेगा में रास्ते बनाने से लेकर डंगे बनाने में लगवाए, और उसके बाद 20,000 घर हमने केंद्र से मंजूर कराए, जो एक मकान 1.5 लाख से लेकर 1,70,000 रुपये का है। राज्य की सरकार ने तो अपना कुछ नहीं खर्च किया। तो ये तो जिस तरीके से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपके ही संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, लगातार मंचों से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से आपदा के दौरान जो है एक विशेष पैकेज नहीं दिला पाए चारों सांसद में। एक सांसद उनका है, 3 सांसद की अगर बात करें तो नहीं, उनका सांसद या मेरा सांसद, इसका कोई फ़र्क ही नहीं। बात यह है कि केंद्र ने दिया है, राज्य की सरकार ने भेदभाव किया। तरपाल भी ये सोच के दिया कांग्रेस का है कि बीजेपी का है, और मकान भी सोच के दिया अच्छा बीजेपी वाले को दूं कि इसको दूं। और राहत के मामले में भी उन्होंने जो भाई भतीजावाद किया है, कांग्रेस ने पार्टीबाजी की है, ये शर्मनाक बात है। इससे घटिया हरकत कोई नहीं हो सकती कि आप आपदा के समय लोगों का दर्द देखने की बजाय आप कांग्रेस पार्टी देखें। इस बार के ये जो चुनाव हैं लोकसभा के, इनके साथ जो ये विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं कि आपकी ही संसदीय क्षेत्र में जो है 4 सीटों पर उपचुनाव हैं, ये क्या वोट में कुछ असर डालेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। हम सारे के सारे उपचुनाव भी जीतेंगे और लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे। ये दल बदल को लेकर जो है, चाहे जनता हो या पार्टियां हों, तमाम ये आरोप लगाती नज़र आ रही हैं कि ये दल बदल की राजनीति जो है वो हिमाचल के भविष्य के लिए खतरा है। तो आप किस तरीके से मानते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि झूठे वायदे करके सरकार बनाना और फिर मुकर जाना, ये राज्य के भविष्य के लिए खतरा है। कि आप कहो मैं 1,500 रुपये महीना दूंगा, लेकिन 15 महीने तक आप नज़र ना हो। आपको मैं 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदूंगा, लेकिन फिर दिखो ना। आपको मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, लेकिन 5 नौकरी ना दो। फिर कहो अच्छा मैंने तो सरकारी कही नहीं। अरे भाई प्रियंका गांधी जी, आप सब ने कहा कि सरकारी नौकरी देंगे, फिर आपने कहा बागबानों को उचित दाम देंगे। जब बागबान आपको ढूंढ रहे थे, बगीचे वाले, तो आप नज़र नहीं आए तो उनको अपने सेब तक पानी में बहाने पड़े। ये हालत इन्होंने कर दी थी प्रदेश की कि कामकाज ठप पड़ गए, लोगों की पेमेंट हो नहीं रही थी, और फिर जो विधायक है उन्होंने कन्नी काट लिया, कहा भाई अब चलते हैं। हमीरपुर संसदीय सीट की अगर मैं बात करूं तो आप लगातार जीतते आ रहे हैं, 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस इस सीट पर जीत की तलाश कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उप मुख्यमंत्री इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था अगर जीत दर्ज हो तो इस सीट से हो जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए, हर कोई सपने ले सकता, सपने लेना कोई बुरी बात नहीं, प्रयास करें, जरूर करने चाहिए उनको भी प्रयास। लेकिन जनता ने अब मन बना लिया है। जनता का मन है लाने मोदी जी को ही है, जिताना अनुराग को ही है, मोदी की सरकार को बनाना है, फिर देश को आगे और आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है। ये लोगों के मन में है। लोग अपने देश का और अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। दूसरी ओर उनको दिखता है कि कांग्रेस आएगी तो सर्वेक्षण कराएगी, ना जाने हमारा क्या क्या लेकर जाएगी। बहुत बड़ी चिंता सता रही है, बहुत बड़ा नीचे मैसेज चला गया। कांगड़ा सीट की बात करना बहुत ज़रूरी है। एक गुत्थम गुत्थी के बाद जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। उनकी ये चुनावों में दस्तक आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्र में मंत्री जरूर रहे, लेकिन चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। एक लड़े थे, वो हार गए थे, और मुझे लगता नहीं इसमें कुछ खास कर पाएंगे। कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है, जनता भी साथ नहीं है। मंडी सीट इस वक्त जो है वो चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों से लगातार बनी हुई है, क्योंकि अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है चुनावी मैदान में इस सीट पर उतारा गया है। दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस की सत्ता पर बैठी सरकार ने जो है उनके मंत्री को इस बार चुनावी रण में उतार दिया है, विक्रमादित्य सिंह को। दोनों ही युवा नेता हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आरोप प्रत्यारोप पर्सनल लेवल पे वहाँ लग रहे हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं किसी को सलाह देने वाला हिमाचल में नहीं हूँ और ना ही देश में हूँ।
मैं केवल इतना जानता हूं कि हमने मोदी सरकार में बहुत सारे काम किए। मेरे को तो भाषण में इतना समय भी नहीं मिलता कि मैं कुछ और देखूं। मैं सोचता हूं और कौन सी उपलब्धियां गिनाऊं, तो उसके लिए बहुत समय चाहिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए। आपके प्रतिद्वंदी को हमने जो है वो उनसे बातचीत की थी। एक आरोप उन्होंने लगाया कि आप बड़े नेता हैं, वो माना, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस बार जो है अपने काम गिनाइए, आप पीएम के काम लगातार जो हैं वो चुनावों में गिनाते आ रहे हैं। देखिए, शायद एक्चुअली क्या है, अब किसी की समझ में कमी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सांसद के यही काम होते हैं कि ऊना में जहां वो रहते हैं वहाँ पीजीआई अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ऊना में ही IIIT हमने बनाया, भाजपा ने। केंद्रीय विद्यालय स्लो और केंद्रीय विद्यालय बंगाना में हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने। ऊना की रेलवे लाइन ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पहुंचाई तो भारतीय जनता पार्टी ने। ऊना से लेके अंब तक की सड़क बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने। ऊना से लेके भोटा तक की सड़क बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने। लठियाणी मंदली पुल 900 करोड़ रुपए का बना रही तो भारतीय जनता पार्टी। और हमने जो अन्य प्रोजेक्ट कराए, जैसे मान लीजिए एम्स बनवाया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, मेडिकल कॉलेज 2 बनाए, 300 बिस्तर का अस्पताल हमीरपुर में बनाया, जच्चा बच्चा अस्पताल सब जिलों में बनवाए। ये अगर वो आंखें भी बंद करें तब भी सामने नजर आएगा, इतना काम है। और कई 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। आजकल जब वो सड़कों पर निकलते होंगे वो तो एक विधानसभा तक सीमित थे, आज जब वो बाहर निकलते होंगे तो लगता होगा भाई वाह, ये भी विकास हुआ है। जिस तरीके से 400 पार का नारा जो है वो इस बार भाजपा की तरफ से गूंज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सत्ता पर आते ही अगले 100 दिन का टारगेट सेट हो चुका है। अनुराग ठाकुर जी का टारगेट क्या है? हम सब ने मिलकर उस 100 दिन का टारगेट सेट किया। प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी जी, और मैं हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया और 100 दिन में कैसे उस पर कदम उठाने हैं, और 5 साल में क्या अचीव करना है और अगले 25 साल में क्या अचीव करना है, वो सब तय है। एक नंबर जो हैं सबके फेवरेट रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का जो है 9 नंबर काफ़ी फेवरेट रहा। आपकी गाड़ी में जब हम बैठ के इस सफ़र के दौरान चल रहे हैं तो मैंने भी इसमें देखा कि 4 नंबर जो है वो शुरू से लेकर अंत तक दिखाई दे रहा है। क्रिकेट के मैदान पर भी चौके छक्के आपको काफ़ी फेवरेट है और चारों तरफ घूम रहा है। बिल्कुल चारों तरफ घूम रहा है, और इस बार भी चौका लगा के भाजपा हिमाचल में चारों तरफ घूमेगी और जीतेगी। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। आखिरी चरण में जो है हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है 1 जून को। जिस तरीके से लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहले 3 चरण में घटता दिखाई दिया है, हिमाचल की जनता से और बाकी चरणों में देश के बाकी इलाकों में जहाँ जहाँ मतदान होंगे उन लोगों से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो वोट करने की किस तरीके से अपील करते हैं? मैं उन सबसे यही कहता हूँ कि आइए सीमाओं को सुरक्षित रखें, सेना को सशक्त करें, समाज को एकजुट करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, सब मिलकर अपने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित भारत बनाएं। इसके लिए 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से सांसद और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। एक हिमाचली टच में भी तो मैं तो अपने सारे पाँव बहना जितने खिलाना मुझे देश जो सुरक्षित रखना करें, सेना जो सशक्त बनाना करें, समाज जो एकजुट रखने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना, सनातन धर्म जो बचाना कने अगे बढ़ाना, तो 1 तरीका कमल रा बटन दबाई ने अनुराग ठाकुर जो MP कने मोदी जी जो देश का प्रधानमंत्री बनाना। चलिए, जी मीडिया से बात करने के लिए और समय देने के लिए अनुराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, धन्यवाद। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिनके साथ हम इनके चुनावी सफ़र के दौरान इनसे खास बातचीत कर रहे थे। चुनावी सवारी के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।